हेलो प्यारे बच्चों और बुद्धिजीवियों। मैं राजेंद्र डोकिया आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां अपन आज से जो फिजिक्स का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड साइंस में नहीं पढ़ते हो, आप किसी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या डिफेंस एग्जाम जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हो, तो भी आपके लिए ये क्लास है वो उपयोगी या यूजफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने साइंस के फर्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें बच्चों पढ़ने से पूर्व हमें पढ़ना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मूल के बारे में। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मूल क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मूल है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर पढ़े तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन भौतिक विज्ञान की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले उस पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इसी को आप बोल दोगे स्थिर वैद्युतिकी। प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी की अगर बात करें तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको दो शब्द नजर आ रहे होंगे। पहला शब्द है स्थिर और दूसरा शब्द है वैद्युतिकी। अब सबसे पहले वैद्युतिकी के बारे में जाने तो वैद्युतिक शब्द है वो आपके इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द एम्बर से व्युत्पन्न माना जाता है। एम्बर को हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने देखा कि ये जो वैद्युतिकी शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है और इलेक्ट्रॉन शब्द है एम्बर से उत्पन्न हुआ है। वैद्युतिकी की बात करें तो वैद्युतिकी आपको पता है भौतिक विज्ञान की कोई ब्रांच है। अगर कोई ब्रांच है तो इसके अंतर्गत निश्चित रूप से किसी न किसी चीज का अध्ययन किया जाता होगा। तो अध्ययन किसका करेंगे इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज। यानी अपन कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाता है या आवेश के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विद्युतिकी। वही मान लीजिए आपका चार्ज है वो विराम हो जाए, यानी चार्ज का वेग है, चार्ज की चाल या वेग क्या हो जाए? जीरो हो जाए या विराम हो जाए, तब अपन उसी चार्ज का अध्ययन है भौतिक विज्ञान की स्थिर वैद्युतिकी ब्रांच में करते हैं। तो इसकी अगर सटीक परिभाषा देनी चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सटीक परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? तो अपन कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें विद्युत आवेश का विराम अवस्था में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट के आपके डेली लाइफ में या डेली जीवन में अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे अनुप्रयोग है। एक दो अनुप्रयोगों में आपको उदाहरण से बता देता हूं। जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन है, एप्लीकेशंस फोटोकॉपी की मशीन, वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनुप्रयोग है। वही आपके बात करें सीस्मोग्राफ, भूकंप लेखी, वो भी किसका अनुप्रयोग है? वो भी स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसी को बोल देंगे विद्युत आवेश। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश की बात करें तो इसका हमारे डेली जीवन में भी आपको एग्जांपल नजर आता होगा। जैसे मान लीजिए आप जब सुबह उठते हो और आपके बाल बिखरे हुए हैं, तो आप उन बालों को सही करने के लिए आपके बालों में कंघी करते हो। और उसी समय वो कंघी मान लीजिए आपके फर्श पे गिर गई और फर्श पे धूल मिट्टी है, तो वो उस कंघी से चिपक जाएगी। तो आपने देखा कि वो जो धूल मिट्टी है वो कंघी से चिपक गई। तो चिपकने का कारण क्या है? तो चिपकने का कारण है ये इलेक्ट्रिक चार्ज। वही मान लीजिए आप किसी दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप मान लीजिए किसी अपने दोस्त के घर गए और दोस्त ने आपको बैठने के लिए कुर्सी ऑफर की, और कुर्सी पर आपने आराम फरमाने के लिए मान लीजिए अपने हाथ को जो कुर्सी की आर्म रेस्ट होती है उस पर रगड़ा। तो रगड़ने के कारण क्या होगा? घर्षण हो जाएगा और हीट उत्पन्न होगी।
जिससे आपके ये वाले बाल है वो जैसे ही कुर्सी के समीप जाएंगे तो ऑटोमेटिक आकर्षित होकर खड़े होने लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के जो डेली लाइफ से रिलेटेड उदाहरण है वो आपको पता चल गए होंगे, जो आप अपने जीवन में या डेली लाइफ में महसूस करते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें मूल रूप से 3-4 पॉइंटों के अंतर्गत पढ़ना है। उसमें पहला पॉइंट बात करें तो पहला पॉइंट है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी हिस्ट्री है वो लगभग 600 बीसी पुरानी है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है। आपके ग्रीक नामक कंट्री है, वहां ग्रीक या ग्रीस नामक कंट्री, वहां पर है एक व्यक्ति हुआ है थेल्स। उसने एक प्रयोग किया और उसने प्रयोग क्या किया, जो एम्बर का टुकड़ा है उसको ऊनी वस्त्र के साथ है रगड़ा, तो उसने पाया कि ये जो एम्बर का टुकड़ा है वो धूल मिट्टी या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो ये गुण पहले तो उसमें नहीं था, बाद में कैसे आया? तो बाद में ये गुण आया उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये इसकी हिस्ट्री होगी। वही बात करें अपन इसके द्वितीय बिंदु की, तो द्वितीय बिंदु है आपका इसकी उत्पत्ति। तो देख लीजिए इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, डिराइव्ड। डिराइव्ड की बात करें तो मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा अगर आप साइंस पढ़ते हो तो। मान लीजिए ये एक किसी एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एटम का नाभिक है और ये एटम की ऑर्बिट या कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अभी आपको ये एक स्थिति नजर आ रही होगी जिसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात प्रोटॉनों के धनावेशों को इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश है वो आपस में क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों की पावर को ये वाले व्यक्ति है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी जितनी पावर इनकी है उतनी इनकी है। यानी ये वाली स्ट्रक्चर है वो इस परमाणु की कौन सी अवस्था कहलाएगी, उदासीन या सार्वधिक स्थायी अवस्था। वही मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक नहीं होता, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर कहीं गति करवा देता, तब क्या होता? अब यहाँ पर आपको पता है पावर, यहाँ पर व्यक्ति 2 है और यहाँ पर ये इधर वाला व्यक्ति 1 है, तो पावर इनकी होगी। जैसे कहावत है ना कि गले में कुत्ता भी शेर होता है, तो यहाँ पर ये 2 कुत्ते खड़े हैं, यहाँ पर ये एक कुत्ता खड़ा है, तो आपको पता है पावर इनकी चलेगी। यानी इस अवस्था में ये आपका जो एटम है वो इस धनावेश की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। वही मान लो ये इलेक्ट्रॉन यही यहाँ नहीं गया होता, ये यहीं पे रहता और मैं एक अन्य इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश करवा देता यहाँ पे। अब यहाँ प्रवेश करवाने से होता क्या, अब आपको पता है गली में पावर किनकी बढ़ गई, इनकी बढ़ गई, और इनकी बढ़ गई तो इनके पास कौन सा चार्ज होता है या कौन सी पावर होती है, तो नेगेटिव। यानी अपन कह सकते हैं कि जो परमाणु का उदासीन होना या धनावेशित होना या ऋणावेशित होना किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों पे। यानी जो चार्ज है वो उत्पन्न क्यों होता है, तो चार्ज उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि इसकी उत्पत्ति किसके कारण होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज के स्थानांतरण के कारण है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होगी, उत्पत्ति। अब आप इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, और डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आती है और पूछी जाती है कि विद्युत आवेश को परिभाषित करो। तो आप लिख सकते हो किसी द्रव्य कण में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उस पर एक विशिष्ट गुण उत्पन्न हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। इसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है टाइप। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप या प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा है ये इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो कितने प्रकार के हो पाएंगे, 2 ही प्रकार के, एक तो हो पाएंगे पॉजिटिव और एक हो पाएंगे नेगेटिव। उदासीन वाला प्रकार इसमें सम्मिलित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो किसी परमाणु की आवेशित अवस्था नहीं होती है। तो कितने प्रकार हो गए, 2। वहीं चतुर्थ फैक्ट की बात करें तो चतुर्थ पॉइंट हो जाएगा फैक्ट। और फैक्ट की बात करें तो मान लीजिए आपके पास है पॉजिटिव आवेश और दूसरा भी पॉजिटिव आवेश है, ये दोनों पास पास लेके आते हैं, तो इन दोनों में आपको पता है क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों होता है, आपको पता है एक ही प्रकार की अगर 2 शक्तियां हैं वो एक साथ कभी नहीं रह पाएगी, क्यों वो एक दूसरे का विरोध करेगी। तो यहीं पे यही होता है, ये दोनों एक प्रकार की पावर्स है तो दोनों एक दूसरे का क्या करेगी, विरोध करेगी, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। वही मान लो आपके
माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, यानी नेगेटिव आवेश और नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश होते, तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या करते, प्रतिकर्षण करते। वही बात है कि एक ही प्रकार की शक्तियां हैं, एक साथ अपने अस्तित्व में पास पास नहीं रह सकती। वही मान लो ये वाली स्थिति होती, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपको पता है क्या होता, अट्रैक्शन होता। जैसे आपको पता है मेल और फीमेल, तो वो भी कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हो कि अगर विपरीत प्रकार की पावर है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगी। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ा है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट बिंदु पे और देखते हैं कि इस अगले बिंदु में क्या कुछ स्पेशल है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो पुनः मैंने विद्युत आवेश की इकाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इसका वो है एसआई यूनिट, सेकंड पार्ट होगा इसका सीजीएस यूनिट और थर्ड पार्ट होगा अदर या अन्य यूनिट। तो इसका पहला यूनिट देखते हैं अपन, जो है एसआई यूनिट या एसआई मात्रक। एसआई मात्रक की बात करें तो आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला पता होगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी, जहां पर आपको पता है क्यू किसको डिनोट कर रहा है, क्यू डिनोट कर रहा है चार्ज या आवेश को, टी किसको डिनोट कर रहा है समय को, और आई किसको डिनोट कर रहा है ये करंट को या धारा को। तो यहां से हमें चार्ज के बारे में जानकारी चाहिए, यानी क्यू के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई गुणा टी। और आई आपको पता है किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, और इसका सिंबल क्या अगर लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे ए, और कितने हैं 1, टी है वो सेकंड का समय का मात्रक है, तो इसका सिंबल हो जाएगा T1। तो A1 T1 क्या होगी इसकी चार्ज की विमा, यानी M0 L0 T1 A1 या फिर A1 या T1। वहीं इसका अगर मात्रक बनाना चाहिए तो मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा एम्पियर गुणा सेकंड। तो एम्पियर गुणा सॉरी एम्पियर गुणा सेकंड। और एम्पियर गुणा सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर गुणा सेकंड को आप लिख सकते हो कूलाम, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। तो हमें पता चला कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक होगा कूलाम, जिसको डिनोट करेंगे सी से। विमा बनाने चाहिए तो विमा बना सकते हो आप विद्युत धारा के फॉर्मूले से। विद्युत धारा के फॉर्मूले से क्यों बनाना आसान है, क्योंकि ये जो आई होता है विद्युत धारा वो एसआई के मूल मात्रकों में सम्मिलित है, जिससे अपना है वो आंसर शीघ्रता से आ जाता है। इसके बाद में अगर इस गुलाम के बारे में बात करें तो गुलाम है वो चार्ज का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में वो माइक्रो या फिर नैनो या फिर मिली इस प्रकार के मात्रकों में या छोटे मात्रकों में आएंगे। यानी जो गुलाम है वो बहुत बड़ा मात्रक होने के कारण जो भी न्यूमेरिकल आपके आधारित होंगे वो नैनो गुलाम, मिली गुलाम या माइक्रो गुलाम या पिको गुलाम पर आधारित होने वाले हैं। इसके बाद में इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है इसका वो है सीजीएस मात्रक। तो चलिए सीजीएस मात्रक के बारे में भी देख लेते हैं। तो सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक है इसका स्टेट गुलाम, या इसी को आप बोल देते हो फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक है, उनके नाम पे या उनके सम्मान के लिए इसका सीजीएस मात्रक रखा गया है, जिसके बारे में जब अपन आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और ऐसा यूनिट आपका हो गया गुलाम मात्रक। वहीं इसके अन्य मात्रक या अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट में इसकी यूनिट होती है आपकी फेराडे, और 1 फेराडे होता है आपका 96500 गुलाम। ये भी फेराडे है वो गुलाम से भी क्या है बड़ा मात्रक है। अब यहां पर एक बच्चों नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, वो है फेरड। आपको ये दोनों वर्ड है वो लगभग समान या कंफ्यूज पेयर लग सकते हैं। फेराडे है वो है आपका चार्ज का मात्रक है, वही फेरड है
वो धारिता या कैपेसिटी का मात्रक है। तो ध्यान रखना, फेराडे और फेरेड का अंतर। फेराडे है वो चार्ज का मात्रक होगा और फेरेड है वो धारिता का मात्रक होगा। आपके ये कंफ्यूजिंग पेयर या जो क्वेश्चन आते हैं आपके विमा मात्रक वाले, उनमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो कृपया इस बात को ध्यान से देख लेना। इसके बाद में चलिए चलते हैं हमने नेक्स्ट बिंदु पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म की बात करें तो पुनः हमने आवेशों के गुणधर्म को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो पहला इसका बिंदु है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, इसी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो आवेशों की योज्यता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो आवेशों की योज्यता की बात करें तो आवेशों की योज्यता से तात्पर्य है कि किसी भी निकाय का कुल चार्ज है वो सभी आवेशों के योगफल के तुल्य होता है। बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई निकाय है, इसमें प्लस क्यू प्लस 2q माइनस क्यू माइनस 3q चार्ज है। मेरे को इस निकाय का कुल चार्ज या आवेश निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको चिन्ह से जोड़ दूंगा। जहां पर आपका जो चिन्ह आएगा उत्तर में, वो चिन्ह किसको डिनोट कर देगा, आवेश की प्रकृति को, और जो राशि आएगी वो किसको डिनोट कर देगी, चार्ज के परिमाण को। जैसे यहाँ इसका हल करें तो हमें पता है 2 और 1 3, 3 धनावेश होंगे, और 3 और ये 1 4, यानी 4 ऋणावेश होंगे। हल करेंगे तो हमें पता है एक क्या आने वाला है, ऋणावेश आने वाला है। अब एक ऋणावेश है तो यहाँ पर ये चिन्ह किसको डिनोट कर रहा है, ये चिन्ह डिनोट कर रहा है इस आवेश की प्रकृति को, यानी आवेश की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक। वहीं Q किसकी डिनोट कर रहा है, Q डिनोट कर रहा है आवेश के परिमाण को। अर्थात जो चार्ज होता है वो अदिश राशि होने के कारण साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा हल किया जाता है। अब यहां से अगर फैक्ट निकालने चाहिए तो 3 फैक्ट निकलेंगे हमारे। 3 फैक्ट में हमारा पहला है कि आपके मान लीजिए ये कोई धनावेश है जिसको हमने कैपिटल Q से डिनोट किया है, और ये हमारा कोई ऋणावेश है जिसको हमने कैपिटल Q से डिनोट किया है। इन दोनों राशियों का दोनों आवेशों का अगर परिमाण समान है और चिन्ह विपरीत है, यानी प्रकृति विपरीत है, तो हमारी वस्तु है वो कैसी होने वाली है, तो हमारी वस्तु है वो उदासीन होने वाली है। वस्तु या द्रव्य या कोई पदार्थ जो आप कैलकुलेशन के लिए ले रहे हो। वही मान लीजिए आपके ये चार्ज है, इनमें संबंध कुछ इस प्रकार का हो, यानी आपका धनावेश का परिमाण अधिक और ऋणावेश का परिमाण कम हो, तब आपकी वस्तु है कैसी हो जाएगी, तब आपकी वस्तु है वो धनावेशी या प्लस प्रकृति की हो जाएगी, पॉजिटिव प्रकृति की। वही मान लीजिए आपके धनावेश का परिमाण है वो ऋणावेश के परिमाण से कम हो, तब आपकी वस्तु किस प्रकार की हो जाएगी, तब आपकी वस्तु है वो ऋणावेश प्रकार की प्रकृति की हो जाएगी। तो आवेशों की योज्यता के आधार पर अपन किसी भी वस्तु में आवेश की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे, और बिंदु नंबर 2 पे, जो हमें आवेश की एक नए गुणधर्म के बारे में बताएगा। आवेशों की निश्चलता। प्यारे बच्चों, आवेशों की निश्चलता या इनवेरियंस ऑफ चार्ज की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी निकाय के चुनाव से क्या होता है, फ्री होता है। फ्री होने का अर्थ है कि आपका मान लीजिए चार्ज Q है, वो चार्ज Q है ये वाला, ये एक चार्ज आपका विराम में मान लीजिए, और यही चार्ज है आपका गतिमान अवस्था में मान लीजिए। मैंने इन दोनों को बराबर लिखा है। इसका अर्थ है कि आपका चार्ज भले विराम अवस्था में हो भले गतिमान अवस्था में हो, उसका मान है अपरिवर्तित रहेगा। वही मान लीजिए स्पेशल चार्ज की बात करें, जिसको आप विशिष्ट आवेश Q/m बोलते हो, तो इसमें आपको पता है Q और M, जहां पर आपका Q तो है वो गति से क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा, और M है वो अप्रभावित नहीं रहेगा। ये M अप्रभावित क्यों नहीं रहा, तो आपको पता है अगर हमारे द्रव्य कण का वेग है वो प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, न्यूटन की आपेक्षिकता का फॉर्मूला या सिद्धांत।
ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी द्रव्य कण का वेग अगर प्रकाश के वेग के तुल्य या उससे अधिक हो जाए तो फिर उस द्रव्य कण का द्रव्यमान है वो लगातार क्या हो जाता है? बढ़ता रहता है। और अगर द्रव्यमान बढ़ता रहेगा तो आपको पता है फिर Q बाई एम का जो अनुपात है वो क्या होगा? चेंज होगा। और Q बाई एम का मान अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कौन हो रहा है? विशिष्ट आवेश। तो अपन कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है, केवल चार्ज, वो तो निकाय के चुनाव से स्वतंत्र होता है, परंतु जो विशिष्ट आवेश या विशिष्ट चार्ज होता है वो निकाय के चुनाव से स्वतंत्र नहीं होता है। यानी अगर ये बात अगर लिखनी चाहे पॉइंट के रूप में तो Q/M ये मान लीजिए विराम अवस्था में है और ये है आपका Q/M गतिमान या इसका वेग मान लीजिए v लगभग c के तुल्य है। तब क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि m चेंज हो रहा है तो Q/M का अनुपात चेंज होगा। यानी विराम अवस्था में Q/M कुछ और रहा होगा और गतिमान अवस्था यानी जब प्रकाश के वेग के तुल्य होगा तब ये कुछ और रहा होगा। तो अपन को यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात पता चली है कि जो विशिष्ट आवेश होता है उसका मान है वो चेंज होता रहता है विराम और गतिमान अवस्था में, परंतु जो केवल चार्ज होगा, केवल आवेश होगा, उसका मान है वो निकाय के चुनाव से स्वतंत्र होगा। यानी उसका मान विराम या गतिमान अवस्था में समान ही बना रहेगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट मोस्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके बाद में चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का भी सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है किसी भी निकाय का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का अर्थ हो गया कि मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, यूरेनियम लेते हैं अपन 9238, इसका विघटन होता है और विघटित होकर ये थ्योरियम 9234 में कन्वर्ट होता है और साथ में आपको पता है एक हीलियम का कण भी उत्सर्जित करता है। अब यहां पर अपन टोटल चार्ज की बात करें निकाय की कि ये इस अभिक्रिया से पूर्व यानी विखंडन से पूर्व और विखंडन के बाद इसका टोटल चार्ज कांस्टेंट है क्या? तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर इसका टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 92 ई आ रहा है। यहां पर थोरियम क्या देखें तो थोरियम का 90 ई हो जाएगा और हीलियम का देखें तो हीलियम का हो जाएगा 2 ई। लेकिन जब इसको हल करें तो 92 ई और 90 प्लस 2 92 ई, यानी अभी भी चार्ज है वो जितना अभिक्रिया से पूर्व था उतना ही अभिक्रिया के बाद है। तो अपन कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या करेगा? पालन करेगा। एक अन्य एग्जांपल लेना चाहें तो अन्य एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे अन्य एग्जांपल में आप ले लो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, दोनों एंटी पार्टिकल है। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन है वो धनावेशी कण है और इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण है। जब दोनों को अपन युग्मित कर दें, एक दूसरे के साथ में ले आए, है ना, दो विरोधियों को, तो आपको ही पता है कि दो विरोधी अगर पास में आएंगे तो लड़ मरेंगे और एक दूसरे का विनाश कर देंगे। और ये उत्पन्न किसका करेगा? ये उत्पन्न करेगा गामा किरण को। और गामा किरण क्या होती है? उदासीन, यानी इसके पास चार्ज क्या होगा? जीरो। और यहाँ पर ये माइनस ई और प्लस ई का अगर दोनों का जोड़ेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? जीरो। यानी पहले भी निकाय का चार्ज जीरो था और कुछ अभिक्रिया के बाद में भी इसका चार्ज क्या रहा है? जीरो रहा है। यानी अपन कह सकते हैं जो चार्ज होता है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के सिद्धांत का क्या करेगा? पालन करेगा। तो आई थिंक ये थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण की अगर बात करें या क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसका अर्थ है कि अगर ऊर्जा का प्रवाह है सतत में अगर विविक्त होता है तो वो किसके रूप में होगा? क्वांटा के रूप में होगा। अगर क्वांटा की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटा की बात, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन के तुल्य चार्ज।
और इलेक्ट्रॉन के तुल्य चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के तुल्य चार्ज होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आपका जो चार्ज है वो किसका क्वांटा है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। वही मान लीजिए आपके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फिर अन्य किसी बड़े द्रव्य कणों का अगर हमें अध्ययन करना हो तो फिर हमें आवेश का क्वांटा ये ना लेके आवेश का क्वांटा लेना होता है E/3। ठीक है, लेकिन आपके जो सीबीएसई बोर्ड का जो 12th का स्टैंडर्ड है वहां पर क्वांटा किसको माना गया है? इसको माना गया है। तो ये वाला भी ध्यान रखना। इसके बाद में चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे, पावर ऑफ नेचर। पावर ऑफ नेचर वाले पॉइंट में मैं उन बिंदुओं को रखता हूं जो बिंदु हमारे चैप्टर में बहुत ही यूजफुल होते हैं या उपयोगी होते हैं। तो पहला बिंदु है वो डिनोट करता है आपके चार्ज द्रव्यमान संबंध को। चार्ज द्रव्यमान संबंध क्या कहता है? तो चार्ज द्रव्यमान संबंध बताता है हमें कि जिस द्रव्य कण के पास कुछ द्रव्यमान होता है उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान तो है लेकिन चार्ज 0 है। वही प्रोटॉन के पास द्रव्यमान तो है लेकिन चार्ज धनावेश है। तो ये बात यहां से साबित होती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिस द्रव्य कण के पास द्रव्यमान होता है उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जिस द्रव्य कण के पास चार्ज होगा उसके पास निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा। और इसके अलावा अगर अन्य कण की बात करें तो फोटोन की बात कर लेते हैं। चलो फोटोन, तो फोटोन के पास द्रव्यमान भी 0 और चार्ज भी 0। तो आई थिंक चार्ज मास सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, जो हमें द्रव्यमान और आवेश के संबंध के बारे में जानकारी बताता है। यानी जिस द्रव्य कण के पास आवेश है तो उसके पास निश्चित रूप से क्या होगा? द्रव्यमान होगा, लेकिन जिस द्रव्य कण के पास द्रव्यमान है तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इनको हमने समझा इन दो बिंदुओं से। इसके बाद चलिए चलते हैं हमने दूसरे बिंदु पे, और दूसरा बिंदु है हमारा वो हमें बताता है चार्ज की मूलभूत प्रॉपर्टीज, जिनसे हमारे भौतिकी की 2-3 ब्रांचें उत्पन्न होती है। तो चार्ज की पहली स्थिति है विराम, यानी अगर आपका चार्ज विराम अवस्था में है तो वो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। वही आपका चार्ज है वो नियत वेग से गतिशील है, तो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में कुछ नया कार्यक्रम करेगा, और नया कार्यक्रम के रूप में वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। वही आपका चार्ज है वो त्वरित वेग से मान लीजिए गतिशील है, तो फिर वो नया कार्यक्रम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो पुराने कार्यक्रम है साथ में नया कार्यक्रम करेगा, वो करेगा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्पादन। यानी आपका आवेश है अगर विराम अवस्था में है तो केवल उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र को। अगर आपका चार्ज है Q नियत वेग से गतिशील है तो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को। वहीं आपका चार्ज त्वरित वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण का भी उत्सर्जन करता है। आई थिंक आज के ये हमारे जो 5 पॉइंट है वो क्लियर होंगे। हमारा एक पॉइंट आई थिंक रह गया है फ्रैंकलिन के बारे में। तो चलिए आपको बता देते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो इनका जो योगदान है चार्ज के बारे में, वो योगदान ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत था ना, वो किसने दिया? वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसीलिए इनके सम्मान में है वो सीजीएस पद्धति में चार्ज का जो मात्रक है वो फ्रैंकलिन रखा गया। तो आई थिंक अब है हमारे 5 पॉइंट है आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। द्वितीय पॉइंट पढ़ा था हमने वो पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में, जिसको 4 पॉइंटों में हमने तोड़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में, और अगले पॉइंट में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश की गुणों या प्रॉपर्टीज के बारे में, और इस लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा उन 2 मूलभूत पॉइंटों के बारे में जिसके आधार पे आपकी जो 12th की फिजिक्स है वो सिलेबस के आधार पे डिजाइन की हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के मूल चैप्टर में। ये था उस चैप्टर का बेसिक।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।